ऑर्डर 24 पेमेंट इनटू कोर्ट, यानी इस ऑर्डर में ये बताया गया कि डिफेंडेंट किसी भी टाइम पे सूट की किसी भी स्टेज पे जो भी उसके अगेंस्ट क्लेम था वो उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए अमाउंट कोर्ट में जमा करवा सकता है। रूल 1, डिपॉजिट बाय डिफेंडेंट ऑफ अमाउंट इन सेटिस्फेक्शन ऑफ द क्लेम। जो भी उसके अगेंस्ट क्लेम था उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए डिफेंडेंट किसी भी स्टेज पे अमाउंट जमा करवा सकता है। द डिफेंडेंट इन एनी सूट टू रिकवर अ डेट और मॉर्गेज। अब ये एक कंडीशन लगा रहे हैं कि डिफेंडेंट इन एनी सूट टू रिकवर डेट और डैमेजेस। डिफेंडेंट से किसी भी सूट में डैमेजेस रिकवर करने थे या उससे कोई डेट रिकवर करना था, इस किस्म का सूट होगा। एट एनी स्टेज any stage of the suit, deposit in court such sum of money as he considers a satisfaction in full of the claim। वो सूट की किसी भी स्टेज पे कोर्ट में जो अमाउंट वो समझता है कि जो उसके अगेंस्ट क्लेम है वो उसके लिए सफिशेंट है, वो कोर्ट में जमा करवा सकता है। डिपॉजिट इन कोर्ट सच सम ऑफ मनी, उतनी रकम कोर्ट में जमा करवा सकता है एज ही कंसिडर्स, जिसके रिगार्डिंग उसको लगता है इस सेटिस्फैक्शन इन फुल ऑफ द क्लेम, कि ये जो भी मेरे अगेंस्ट क्लेम है ये उसको सेटिस्फाई करने के लिए ये अमाउंट सफिशेंट है, वो कोर्ट में जमा करवा सकता है। उससे जमा करवा दी, फिर अगला स्टेप क्या होगा, कोर्ट के थ्रू प्लेंटिफ को नोटिस जाएगा भाई ये उसने अमाउंट जमा करवाई, आके ले लो। नोटिस टू डिपॉजिट, notice of deposit, notice of the deposit shall be given through the court by the defendant to plaintiff, defendant की तरफ से plaintiff को notice चला जाएगा। and the amount of the deposit shall, unless the court otherwise direct, be paid to the plaintiff on his application। उसके बाद अगर plaintiff एप्लीकेशन देता है, अप्लाई करता है कि जी मुझे ये अमाउंट दे दी जाए, तो उसको दे दी जाएगी। अब यहाँ पे लिखा है अनलेस द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट, अगर कोई सर्कमस्टांसेस और किस्म के हैं तो फिर कोर्ट उन मैटर्स, अगर कोई नई बात आ गई है तो उसको पहले डिसाइड करेगी। बहरहाल ये होता है कि नोटिस दे दिया है और उसके बाद अगर अप्लाई कर रहा है डिफेंडेंट के जी मुझे आप ये अमाउंट, प्लेंटिफ to notice of deposit, notice of the deposit shall be given through the court by the defendant to plaintiff। तो क्या होगा, कोर्ट के थ्रू डिफेंडेंट की तरफ से एक नोटिस दिया जाएगा प्लेंटिफ को कि आओ और अपनी ये रकम ये वसूल कर लो। एंड द अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट शेल अनलेस द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट, ये कह रहे हैं कि अगर तो कोर्ट डायरेक्ट कर रही है कि नहीं देनी तो फिर एक और बात है। एंड द अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट शेल बी पेड टू द प्लेंटिफ ऑन हिज एप्लीकेशन, वो अप्लाई करता है फिर एप्लीकेशन देता है कि जी मुझे ये अमाउंट दे दें, तो कोर्ट उसको अमाउंट दे देगी अनलेस अदरवाइज डायरेक्ट। लेकिन अगर कोई और सिचुएशन है तो और बात हो जाएगी। बहरहाल उसने कोर्ट में अमाउंट जमा करवाई, डिफेंडेंट ने, नोटिस गया प्लेंटिफ को कि आके रिसीव करो, और वो अप्लाई करके उसको ले सकता है अमाउंट को। 3, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट नॉट अलाउड टू द प्लेंटिफ आफ्टर नोटिस। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो अमाउंट जमा करवाई गई है ना, इस पर किसी किस्म का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। नो इंटरेस्ट शेल बी अलाउड, कोर्ट ने अलाउ ही नहीं करना किसी किस्म का भी इंटरेस्ट to the plaintiff on any sum deposited by the defendant from the date of receipt of such notice। नोटिस जब रिसीव हो रहा है प्लेंटिफ की तरफ से उस दिन के बाद से किसी किस्म का इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा उस अमाउंट पे जो डिफेंडेंट ऑलरेडी कोर्ट में जमा करवा चुका है। whether the sum deposited is in full of claim or falls short thereof, चाहे उसने वो फुल क्लेम की अमाउंट जमा करवाई है या उससे कुछ कम उसने जमा करवाई है, वट एवर जो अमाउंट जमा करवा दिया, नोटिस जिस दिन रिसीव हो रहा है उस दिन के बाद उस पर किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट को कोर्ट अलाउ ही नहीं करेगी। 4, प्रोसीजर वेयर प्लेंटिफ एक्सेप्ट डिपॉजिट एज सेटिस्फैक्शन इन पार्ट। अब यहाँ पे रूल 4 ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें 2-3 बातें की गई हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। अब देखें यहाँ पे कह रहे हैं सब रूल 1 में वेयर द प्लेंटिफ एक्सेप्ट सच अमाउंट एज सेटिस्फैक्शन इन पार्ट ओनली ऑफ हिज क्लेम। अब 5 लाख का क्लेम, फॉर एग्जांपल प्लेंटिफ ने 5 लाख का क्लेम किया कि जी इसने मेरे 5 लाख रुपया देने, डिफेंडेंट ने 4 लाख रुपया कोर्ट में जमा करवा दिया, उसने कहा जी 4 लाख सफिशेंट है, बस मामला ख़त्म करें। यहाँ पे प्लेंटिफ अगर कहता है कि नहीं ये मैं 5 लाख का क्लेम था, इसने 4 लाख जमा करवाया, मैं यहाँ पे कोई सेटलमेंट नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल
वो फिर उसके अगेंस्ट जो बैलेंस होगा उसके रिगार्डिंग वो सूट को चला सकता है, ये कहा जा रहा है। where the plaintiff accepts such amount as satisfaction in part only of his claim। उसने वो 4 लाख जो जमा करवाए तो वो एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन उसने कहा नहीं ये सिर्फ पार्ट पेमेंट है, अभी पूरी मेरे क्लेम की सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। डिफेंडेंट को तो लग रहा था कि भी सफिशेंट है, पूरी सेटिस्फेक्शन ही समझी जाए, लेकिन प्लेंटिफ ने कहा नहीं, इस तरह नहीं, अभी 1 लाख रहता है। ही मे प्रोसिक्यूट हिज सूट फॉर द बैलेंस। जो बैलेंस वो रहता है प्लेंटिफ के अकॉर्डिंगली, वो कहे अगर वो चाहेगा तो वो उसके अकॉर्डिंगली वो 1 लाख रुपए के लिए वो सूट चलाएगा, वो ख़त्म नहीं, अगर उसकी मर्जी है। डिफेंडेंट को लग रहा है कि 4 लाख सफिशेंट है जी, जो भी इसने मेरे पे क्लेम किया है, डैमेजेस वगैरह डाले। 5 लाख का डैमेजेस मांग लिए प्लेंटिफ ने, डिफेंडेंट ने 4 लाख जमा करवा दिए। डिफेंडेंट को लगा 4 लाख इनफ है। वो 4 लाख प्लेंटिफ ने एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन उसने कहा नहीं मेरा क्लेम 5 लाख का है, डैमेजेस 5 लाख ही मैंने लेने हैं, तो वो अपने सूट को 1 लाख की हद तक फिर आगे चला सकता है। एंड इफ द कोर्ट डिसाइड्स दैट द डिपॉजिट बाय द डिफेंडेंट वाज अ फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ प्लेंटिफ्स क्लेम। लेकिन दूसरी तरफ कोर्ट को ये लगता है कि यार 4 लाख उसने दे दिया, इनफ है, बस करो। कोर्ट अगर सेटिस्फाई है कि भाई ये फुल सेटिस्फेक्शन ही है आपके डैमेजेस की, and if the court decides that the deposit by the defendant was a full satisfaction of the plaintiff's claim, the plaintiff shall pay the cost of the suit incurred after the deposit and cost incurred previous thereto, so far as they were caused by the excess in plaintiff's claim। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर तो कोर्ट को ये लगा कि नहीं जी वो जो पे कर दिया गया था वो सफिशेंट है, मज़ीद को उसने दावा भी चला लिया, लेकिन उसके बाद डिसाइड ये हो रहा, कोर्ट कह रही है कि नहीं जी जो 4 लाख था वो सफिशेंट था, आपने खाम का ही एक्सेस अपना क्लेम मांगा हुआ था, आपके डैमेजेस तो बनते ही 4 लाख के थे, आप 5 लाख मांगे जा रहे थे। उस सूरत में फिर इस प्लेंटिफ को कोर्ट कॉस्ट भी डालेगी, जो पहले वाली हैं जो बाद वाली जितनी कॉस्ट है वो सारी इस प्लेंटिफ को डालेगी कि आपने एक्सेस में डैमेजेस मांगे क्यों थे। देखें यहाँ पे, एंड इफ़ द कोर्ट डिसाइड्स that the deposit by the defendant was a full satisfaction of plaintiff's claim, the plaintiff shall pay the cost of the suit incurred after the deposit। जब वो डिपॉजिट करने के बाद जो भी कॉस्ट आई है वो सारी प्लेंटिफ को, एंड द कॉस्ट incurred previous thereto, और ये शुरू से लेके अब तक भी जितनी दावे में कॉस्ट डली है वो भी सारी प्लेंटिफ के खाते में। so far as they were caused by the excess in plaintiff's claim, अगर वो जितनी भी एक्सेस क्लेम करने की वजह से ये सारे मसले में हुई हैं वो कॉस्ट इसको पड़ जाएंगी। तो बहरहाल ये था कि डेट या डैमेजेस के में अगर इन पार्ट वो चाहे अगर डिफेंडेंट ने अमाउंट जो जमा करवाई है उसको लगता है कि सफिशेंट है, लेकिन अगर प्लेंटिफ को लगे नहीं मैं इसको एज अ पार्ट क्लेम अपने क्लेम के एक पार्ट के तौर पे एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो फिर वो बाकी के लिए अपना सूट भी चला सकता है। प्रोसीजर रूल 2 सब रूल 2, प्रोसीजर वेयर ही एक्सेप्ट्स इट्स एज सेटिस्फेक्शन इन फुल। लेकिन अगर जहाँ पे उसने कहा कि ठीक है जी मैं इसको एज अ फुल अपने क्लेम की सेटिस्फेक्शन के तौर पे ले लेता हूँ, वेयर द प्लेंटिफ एक्सेप्ट्स सच अमाउंट एज सेटिस्फेक्शन इन फुल ऑफ हिज क्लेम, ही शैल प्रेजेंट टू द कोर्ट अ स्टेटमेंट टू दैट इफेक्ट। 5 लाख का क्लेम किया, डिफेंडेंट ने 4 लाख जमा करवा दिए, प्लेंटिफ ने कहा ठीक है भाई मैं मेरी सेटिस्फेक्शन हो गई है, बस ठीक है 4 लाख आपने दे दिए, तो वो कोर्ट में इसके लिए एक जाके स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएगा कि मेरी सेटिस्फेक्शन हो गई है। एंड सच स्टेटमेंट शैल बी फाइल्ड एंड द कोर्ट शैल प्रोनाउंस जजमेंट अकॉर्डिंगली। कोर्ट उसको रिकॉर्ड करके फिर फैसला सुना देगी। एंड इन डायरेक्टिंग बाई होम द कॉस्ट ऑफ ईच पार्टी आर टू बी पेड, ये इंपॉर्टेंट है। अब लेकिन जो कॉस्ट वगैरह थी वो किसने पे करनी है, द कोर्ट शेल कंसिडर विच ऑफ द पार्टीज इज मोस्ट ब्लेम फॉर द लिटिगेशन। तो कोर्ट ने ये देखना है कि किस पार्टी को ज़्यादा ब्लेम दिया जा सकता है लिटिगेशन का, कि जो खाम खाई लिटिगेशन में पड़े हुए थे उसको कॉस्ट डालेंगे। अब इसकी ना इलस्ट्रेशंस दी गई हैं, अगर उसको हम पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगी। देखें ए ओ बी पहली इलस्ट्रेशन है, अब ये पेमेंट किसको डालनी है कॉस्ट की, ये उससे रिलेटेड है। ए ओज बी ₹100, 100 रुपया देना था ए ने बी का, बी सूज ए फॉर द अमाउंट, बी ने ए के अगेंस्ट सूट फाइल कर दिया, हैविंग मेड नो डिमांड फॉर द पेमेंट। एक तो पहली बात उसने 100 रुपया ठीक है लेना था ए ने बी से, उसने जाके उससे डिमांड किया ही नहीं कि मुझे मेरा 100 रुपया दो, ठीक है।
एंड हैविंग नो रीज़न टू बिलीव दैट द डिले कॉज, और दूसरी बात ये कि उसको लगता था कि अगर मैं ये इससे डिमांड वगैरह करूँगा तो इससे मामला खाम खाई लंबा होगा, वो सीधा ही जाके अदालत में उसने सूट फाइल कर दिया। ऑन द प्लेंट बीइंग फाइल्ड, ए पेज अमाउंट इनटू द कोर्ट, बी accept it in full satisfaction of his claim, but the court should not allow him any costs, the litigation being presumably groundless on his part। देखें ना, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि 100 रुपया लेना था, उससे मांगे नहीं, सीधा जाके दावा दायर कर दिया। उस दावे में आके उसने 100 रुपया डिफेंडेंट ने आके जमा करवा दिया कि ये लें जी आपका 100 रुपया, आप मुझसे वैसे ही कहते तो मैंने आपको दे देना था, आप एवं अदालतों में आ रहे हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट वगैरह इसको कोई नहीं दिलवाई जाएगी, बेशक वो सारे पैसे तो उसको आ गए, लेकिन इसको कॉस्ट कोई नहीं दिलवाई जाएगी, यहाँ पे ये कह रहे हैं। बट द कोर्ट शुड नॉट अलाउ हिम एनी कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं उसको दिलवाई जाएगी प्लेंटिफ को, खाम खाई आ गया। बी, अब वो उसमें भी यही कह रही हैं कि इसी किस्म का ए ने बी से 100 रुपया देना था, उससे रिलेटेड ये मैटर है। ऑन द प्लेंट बिंग फाइल्ड, और उसने प्लेंट फाइल कर दिया। ए डिस्प्यूट द क्लेम, ए ने डिस्प्यूट किया कि नहीं जी नहीं बनते। आफ्टरवर्ड्स ए पे द मनी इन टू द कोर्ट, बी एक्सेप्ट इट इन फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज क्लेम, द कोर्ट शुड ऑल्सो गिव बी हिज कॉस्ट ऑफ द सूट, ए इज कंडक्ट हैविंग। अब यहाँ पे पैसे उसने 100 रुपया देने थे, नहीं दिए, उसने जाकर दावा दायर कर दिया। अब दावे में भी उसने वो जाके पूरा कंटेस्ट किया कि नहीं 100 रुपया मेरा बनता ही नहीं है, लेकिन फिर बाद में खुद ही जाके 100 रुपया जमा भी करवा दिया कोर्ट में कि ये लें जी और मेरी जान छोड़ें। इस सूरत में फिर प्लेंटिफ को कॉस्ट भी डलवाई जाएगी। क्यों? क्योंकि एक तो उसने पैसे देने थे, दूसरे इसके भी कोर्ट में आने के पैसे लगवा दिए, और इसको पता था कि इसने नहीं पैसे देने, तो इस सूरत में यहाँ पे कॉस्ट भी डलवाई जाएगी। अब तीसरी यही सिचुएशन है, ए ने बी के 100 रुपया देने हैं, एंड इज़ विलिंग टू पे हिम दैट सम विदाउट सूट। अच्छा, ए ने बी के पैसे देने हैं, वो कहता ले लो यार पैसे, कोई मसला नहीं है, उसको दावा शावा दायर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दूसरा उठा, उसने जाके दावा दायर कर दिया। बी क्लेम्स, उसने कहा कि नहीं मैंने 150 रुपये लेने 100 थे, लेकिन इंटरेस्ट डाल के वो कह रहा मैंने 150 लेने, पहले 100 थे फिर, लेकिन वो लेने कहता है जी मैंने 150। एंड सूज ए फॉर द पेमेंट, और 150 का उसने दावा दायर कर दिया। ऑन द प्लेट बीइंग फाइल्ड, ए पेज ₹100 इनटू कोर्ट, 100 रुपया उसने कोर्ट में, जो कोर्ट से बाहर भी वो दे रहा था, उसने वही आके कोर्ट में जमा करवा दिए। एंड डिस्प्यूट्स ओनली हिज लाइबिलिटी टू पे रिमेनिंग 50 रुपये, 50 रुपये की हद तक उसने कहा कि ये इसको डिस्प्यूट उसने किया कोर्ट में भी 100 रुपया देना था, मैं तो बाहर देने के लिए तैयार था, इसने दावा 150 का कर दिया, 100 मैं दे रहा हूँ, 50 मेरे नहीं बनते इसको देने। बी एक्सेप्ट्स ₹100 इन फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ द क्लेम। यहाँ पे आके फिर बी ने दोबारा, जो प्लेंटिफ था, उसने 100 रुपया फुल सेटिस्फैक्शन के तौर पे ले लिया। द कोर्ट शुड ऑर्डर हिम टू पे एज कॉस्ट, तो यहाँ पे कोर्ट उसको कह देगी कि जो उसका खर्चा वगैरह हुआ है ना, ज़रा कॉस्ट उसको आप अदा करो। क्यों? वो बेचारा बाहर भी 100 रुपया दे रहा था, आप कोर्ट में लेके आए हो, आपने 150 का दावा भी दायर कर दिया, फिर आपने 100 एक्सेप्ट कर लिया जो बनते थे ओरिजिनल, तो कॉस्ट भाई आप उसकी भी पे करो। तो इस तरह को कॉस्ट एडजस्ट की जाती है, कोर्ट डालती है किस पार्टी पे डालनी है। देखना होता है कि कौन ज़्यादा लिटिगेशन के लिए मरा जा रहा था कि जी मैंने दावा ही जाके दायर करना है। तो ये इलस्ट्रेशंस में 3 डिफरेंट उन्होंने बता दी।